नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनआरआई। एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडियन है पर इंडिया में रहते नहीं हैं। तो एनआरआई एज पर इनकम टैक्स एक्ट किसे कहते हैं और उनकी कौन सी इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स की लायबिलिटी आएगी, आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं फेमा एक्ट में एनआरआई किसे कहते हैं। एज पर फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार इंडियन जो इंडिया के बाहर अनिश्चित टाइम के लिए इंडिया के बाहर जाते हैं, वो चाहे जॉब के लिए या फिर बिजनेस हो या फिर प्रोफेशन या फिर किसी भी रीजन से जा रहे हो, तो वो नॉन रेसिडेंट ही कहलाएंगे। उसमें असाइनमेंट या फिर डेप्यूटेशन पे कोई पर्सन इंडिया के बाहर है तो उसे भी फेमा में नॉन रेसिडेंट ही कहा जाएगा। पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट में एनआरआई की डेफिनेशन अलग है और उसे सेक्शन 6 में बताया गया है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट हर प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम कैलकुलेशन करने के लिए और उस पर टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत ही ज़रूरी है और रेसिडेंस स्टेटस के आधार पे ही इनकम की टैक्सेबिलिटी तय होती है। और रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 6 दिया गया है, उनको हम इस डायग्राम से समझते हैं। अगर कोई पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस देखें तो दो तरीके के होते हैं। पहला हो गया रेसिडेंस और दूसरा हो गया नॉन रेसिडेंट। और रेसिडेंस के टाइप में देखें तो उसमें दो तरह के रेसिडेंट होते हैं। पहला है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो चलो पहले जानते हैं रेसिडेंट किसे कहते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को आप फुलफिल करोगे तो आप इंडियन रेसिडेंट कहलाओगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो उसमें पहली कंडीशन है, अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर में टोटल 182 डेज इंडिया में रहा हो। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। यानी 182 डेज इंडिया में कोई पर्सन रहा हो तो वो इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और उसमें दूसरी कंडीशन है, यानी कि जो पहली कंडीशन है वो अगर फुलफिल नहीं होती तो ये दूसरी भी हो जाती है तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा। तो दूसरी कंडीशन है, अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर के पिछले 4 ईयर के दौरान ईयर के दौरान इंडिया में 365 डेज रहा हो एंड साथ में प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर में भी वो 60 डेज से ज़्यादा रहा हो तो वो इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा। यानी इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करोगे तो आप इंडिया में रेसिडेंट कहलाओगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनमें जो दूसरी कंडीशन है उसमें एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। उसमें पहला एक्सेप्शन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन प्रीवियस ईयर में इंडिया से बाहर जॉब के लिए या फिर बिजनेस या फिर प्रोफेशन के लिए स्थायी होने के लिए जा रहा है, तब ऊपर की जो सेकंड वाली कंसीडर करनी नहीं है। यानी उस केस में पर्सन का प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज अगर इंडिया में रहा हो तो उसे रेसिडेंट गिना जाएगा। और दूसरा एक्सेप्शन है, अगर इंडिया के बाहर से इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आते हैं तो उस केस में 60 डेज की जगह 182 डेज कंसीडर करना है तो ही वो रेसिडेंट कहलाएगा। तो ये हमने दो कंडीशन जान ली। जो पर्सन इन दोनों में से एक कंडीशन को फुलफिल करेगा वो रेसिडेंट कहलाएगा। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अब तक हमने जान लिया कि कौन सी कंडीशन में पर्सन रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। अब हम रेसिडेंट के दो टाइप है,
जिसमें पहला है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड दूसरा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो उसके बारे में जानते हैं। तो पहला रेसिडेंट का पहला टाइप जानते हैं, यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसमें पहली कंडीशन है, अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर के पिछले 10 ईयर में से 2 या फिर ज़्यादा ईयर्स रेसिडेंट रही हो और उसके साथ में प्रीवियस ईयर के पिछले 7 ईयर में 730 डेज और उससे ज़्यादा टाइम के लिए इंडिया में रही हो और साथ में प्रीवियस ईयर में भी रेसिडेंट हो, तो ऐसे प्रीवियस ईयर के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए वो पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। यानी 10 में से 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए और 7 ईयर्स में से 730 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा हो, तो ऐसा पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अब हम आगे जानते हैं कि कौन सी कंडीशन में पर्सन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की जो कंडीशन देखी है, अगर वो फुलफिल नहीं करता तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। जैसे कि हमने पहली कंडीशन में 10 में से 2 ईयर अगर इंडिया में रेसिडेंट रहा हो तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। तो उस कंडीशन में अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 10 ईयर में से 9 ईयर नॉन रेसिडेंट रहा हो, यानी उसकी पहली कंडीशन हो गई पर्सन प्रीवियस ईयर के पहले 10 ईयर में से 9 ईयर्स नॉन रेसिडेंट रहा हो। और दूसरी कंडीशन, अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर के पहले 7 ईयर में टोटल 729 डेज से कम दिन इंडिया में रहा हो, यानी 729 डेज से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहा हो। इन दोनों में से अगर एक कंडीशन फुलफिल करोगे तो पर्सन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। इस कंडीशन में फाइनेंशियल ईयर 2021 में से एक रूल्स आया है जिसमें 2 और कंडीशन ऐड कर दी है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। तो उसमें हम पहली कंडीशन जानते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से लागू हुई है। अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और वो पर्सन प्रीवियस ईयर में 120 डेज से ज़्यादा बट 182 डेज से कम इंडिया में रहा हो और साथ में टोटल इनकम ₹15 लाख से ज़्यादा हो, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। उसमें इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स वो है जो फॉरेन इनकम हो, जिसमें फॉरेन सोर्स में इंडिया में से कंट्रोल हो रहा हो, ऐसा कोई बिजनेस हो या इंडिया में प्रोफेशन सेटअप हुआ हो, ऐसा कोई हो, तो उस इनकम को ध्यान में नहीं लेना है। फॉरेन सोर्स के लिए सिर्फ फॉरेन इनकम ही ध्यान में लेनी है। और दूसरी कंडीशन है एज पर 6(1)(a) के तहत वो इंडियन सिटीजन जिसको डीम्ड रेसिडेंट गिना जाए। डीम्ड रेसिडेंट यहाँ पे उन्हीं को गिना जाएगा जो पर्सन इंडियन रेसिडेंट हो और दूसरी किसी कंट्री में इनकम टैक्स में लायबल न हो, वो भी किसी डोमिसाइल और रेसिडेंट यानी निवास और रहठान की वजह से या फिर उसी प्रकार किसी और वजह से, तो उसे डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो ये हो गया हमारा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इन सभी कंडीशन का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन है, अगर कोई पर्सन इंडियन रेसिडेंट हो या फिर फॉरेन सिटीजन हो पर वो इंडिया में 182 डेज और उससे ज़्यादा रही हो, तो वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा।
यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 182 डेज का कैलकुलेशन आवरली बेसिस गिना जाएगा। यानी अगर कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्री से रात के 11 बजे आएगा तो वो दिन पूरा गिना नहीं जाएगा, उस दिन का केवल 1 आवर ही गिना जाएगा। और ऐसे करके 24 आवर्स पूरे हो गए तो एक दिन गिना जाएगा। और ऐसे 182 डेज का कैलकुलेशन होता है रेसिडेंट स्टेटस जानने के लिए। अब दूसरी कंडीशन का एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर अजीत फॉरेन सिटीजन है और वो इंडिया में आते जाते रहते हैं, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हमें पहले उनका प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा है वो देखना पड़ेगा। यानी अगर मान लो कि मिस्टर अजीत इंडिया में 70 डेज रहा हो प्रीवियस ईयर में, तो फिर उसका प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में कितने दिन इंडिया में रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर वो 365 दिन 4 साल में रहा हो तो वो फिर मिस्टर अजीत का इंडियन रेसिडेंट स्टेटस हो जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। पर अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज से कम रहा हो या फिर प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में 365 डेज से कम इंडिया में रहा हो तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। उसी एग्जाम्पल को आगे देखते हैं। तो मान लो कि मिस्टर अजीत इंडियन सिटीजन है और इंडिया के बाहर रहते हैं, तो फिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ की जगह 182 डेज़ इंडिया में मिस्टर अजीत रहा हो तो उस प्रीवियस ईयर के लिए वो इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा। और अगर 182 डेज से कम रही हो तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देखें तो मान लो मिस्टर अजीत इंडियन सिटीजन है और वो जॉब या फिर बिजनेस या फिर प्रोफेशन के लिए इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में परमानेंटली या फिर अनिश्चित टाइम के लिए जा रहे हैं। मान लो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वो 31 मई 2023 को इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ही नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वो इंडिया में सिर्फ 61 डेज ही रहे। पर अगर वो 31 दिसंबर 2023 को इंडिया छोड़कर जा रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मिस्टर अजीत इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, क्योंकि 182 डेज से ज़्यादा रहे हैं इंडिया में। और वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के नेक्स्ट ईयर से नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। अब रेसिडेंट का जो अगर बात करें तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अगर मिस्टर अजीत पिछले फाइनेंशियल ईयर के पिछले 10 ईयर में से 2 ईयर अगर इंडिया में रेसिडेंट हो और प्रीवियस ईयर के पिछले 7 ईयर में 730 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हो तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अगर वो नहीं रहे हैं तो फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे इंडिया में। ये हमारा हो गया रेसिडेंट स्टेटस। अब हम जानते हैं कि इस रेसिडेंट स्टेटस के आधार पे उस पर्सन की इंडिया में टैक्सेबिलिटी क्या होती है इनकम टैक्स एक्ट में। तो पहले जानते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी इंडिया का सामान्य रईस हो तो उनको इंडिया की और साथ में इंडिया बाहर की कोई भी इनकम हो तो उसे इंडिया में वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी। यानी अगर कोई पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो उसे कहीं पे भी इनकम अर्न होगी तो उसे इंडिया में इनकम टैक्स में वो इनकम टैक्सेबल होगी। उसमें अगर इंडिया बाहर टैक्स पेड किया है तो उसे इनकम टैक्स के सेक्शन 90 एंड 91 में डबल टैक्सेशन की रिलीफ मिलेगी। उसमें दूसरा यहाँ पे अगर पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है तो उसे फॉरेन एसेट का भी डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट इंडिया में होगा। अब हम जानते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। रेसिडेंट
बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इंडिया में अर्न की हुई इनकम और साथ में ऐसा बिजनेस जो इंडिया में से कंट्रोल हो रहा है और ऐसा प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप हुआ हो, तो ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन को जो भी इनकम होगी वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। अब जो नॉन रेसिडेंट है उनको कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? तो उन लोगों को सिर्फ इंडिया में मिली हुई और अर्न हुई इनकम यानी अक्रू एंड अराइज इन इंडिया में हो वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी नॉन रेसिडेंट के लिए। तो ये हो गई टैक्सेबिलिटी। अब एक और बात जानते हैं नॉन रेसिडेंट के लिए, गिफ्ट टू नॉन रेसिडेंट। 5 जुलाई 2019 से ध्यान देने की बात की है कि अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट दे रहे हो तो उसका 30% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, वो भी सेक्शन 195 में इंडिया में। उनमें एक्सेप्शन यानी जिसमें 30% TDS नहीं करना पड़ेगा और वो इनकम भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो ऐसा एक्सेप्शन है अगर रिलेटिव को आप गिफ्ट कर रहे हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत, या फिर किसी के मैरिज में गिफ्ट कर रहे हो, या फिर विल बना के किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो नॉन रेसिडेंट को, तो ऐसे में आपको TDS डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा और वो भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।